जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या शिक्षण विधि से संबंधित टॉप 30 MCQs की, जो आपके रीट 2021 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और इसी के साथ साथ ये जो है कि लेवल 1 अर्थात कि आपका क्लास 1 to 5 के लिए जो अप्लाई होगा। इसी के साथ ये यूपी टेट, हरियाणा टेट, MP टेट के साथ साथ CTET के भी ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और ये एक अभ्यास प्रश्न है जहां से अधिक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से आज। चलिए हम पहला प्रश्न उठाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न डिस्प्ले पर है। पहला प्रश्न है, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति मतलब मेमोरी होता है, इसकी प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहले आप कूटांकन करेंगे यानी किसी चीज़ को कोडिफाइड करेंगे, या फिर स्टोरेज करेंगे, या ध्यान देंगे, या रिकॉल करेंगे यानी कि प्रत्यय स्मरण करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। पहले आप ध्यान देंगे, फिर उसको कूटबद्ध से ओपन करेंगे यानी डिकोड करेंगे, फिर उसके बाद स्टोरेज करेंगे और फिर समय पड़ने पर उसको रिकॉल करेंगे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो सही जवाब क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यकता होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं ऐसा? तो वे आसानी से थक जाते हैं, उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उच्च स्तर की जब आवश्यकता के कार्य होते हैं तो जल्दी उन्हें छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। पाठ्यचर्या को कितने पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए? संज्ञानात्मक को ध्यान में रखें, भावात्मक को, या मनोगत्यात्मक, या उक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका जो है कि मेमोरी लेवल भी होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल, और इसके बाद जो है कि आपका इमोशनल भी होना चाहिए और साइकोमोटर भी होना चाहिए, जो कि टैक्सोनॉमी है ब्लूम सर की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित हो जाता है यानी कि सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए यहाँ पर शिशु की बात की जा रही है, तो न तो इसका किशोरावस्था होगा न प्रौढ़ावस्था होगा, बल्कि शैशवावस्था होगा जब वो शिशु की अवस्था में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, या सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, सामान्य प्रतिबद्धता, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कि आपकी उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च स्तर की क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उच्च स्तर की आपकी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। यानी आपका भावनात्मक जो है कि एक तरीके से सपोर्ट होता है, मोटिवेशन होता है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ संवेगात्मक रूप से पूछा गया है आपसे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना और प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों ही विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलेंगे। मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर, या कार्यों पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि मास्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकताओं की हायरार्की के बारे में बात करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? प्रक्षेपण, दमन, युक्तिकरण, अस्वीकरण। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा,
इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि प्रक्षेपण के अंतर्गत व्यक्ति जो है कि अपने गुणों को दूसरों पर थोप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी कि बच्चा कक्षा में कैसा व्यवहार कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे कि बच्चा किसी क्लासरूम में किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है और क्यों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी व्यवस्था जो है कि आदर्शवाद होती है? गोलाकार बैठक व्यवस्था, यू आकार की बैठक व्यवस्था, ए और बी दोनों, या पंक्तिवार बैठक व्यवस्था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। जब हम गोलाकार बैठक व्यवस्था करते हैं तो सभी बच्चे एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख पाते हैं, और यू आकार में भी सामान्यतः इसी तरीके से होता है कि कुछ कुछ एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख पाते हैं और टीचर बहुत अच्छे से चीज़ों को बता पाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, ड्रॉ अ मैन टेस्ट, 16 पर्सोनिलिटी फैक्टर, या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 16 पर्सोनिलिटी फैक्टर। ये किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा, खासकर प्रक्षेपण के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। संप्रेषण कौशल में निहित है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा बोलना भी आना चाहिए, सक्रिय रूप से लिसन भी यानी सुनना भी आना चाहिए, शारीरिक भाषा और लेखन, यानी कहते हैं ना कि जो अच्छा वक्ता होता है उससे पहले उसे अच्छा जो है कि श्रोता होना चाहिए। तो सुनना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, बोलना भी, और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और लेखन शैली भी। तो चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम से या वातावरण से? ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। आपने पेडागॉजी के दौरान या साइकोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी अपने ग्रेजुएशन में या बीएड या बीटीसी में, तो आपने पढ़ा होगा कि एक चैप्टर वंशानुक्रम और वातावरण अर्थात पर्यावरण का शिशु के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वंशानुक्रम यानी जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों का ही बच्चों के मानसिक विकास पर, वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोगात्मक अधिगम, साथी समूह शिक्षण, ए और बी दोनों, या व्याख्यान विधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सहयोगात्मक अधिगम भी होना चाहिए और साथी शिक्षण समूह भी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अभिप्रेरण का परिणाम क्या होता है, यानी मोटिवेशन का क्या परिणाम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करने लगता है बच्चा। जैसे अगर आपको कोई मोटिवेट करे कि आपको टीचर बनना है तो इसके लिए ऐसे ऐसे पड़ाव आएंगे, सारी चीज़ों को आप क्रॉस करते हुए अपनी तैयारी में लग जाते हैं, यानी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, तो मोटिवेशन का एक सबसे सकारात्मक यही परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय का मतलब होता है जहां पर उच्च क्षमता वाले, निम्न क्षमता वाले, सृजनात्मक बच्चे, मंद बुद्धि के बच्चे यानी फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे, नॉर्मल बच्चे, हर प्रकार के बच्चों की वहां पे व्यवस्था होती है पढ़ने की, बैठने की, शिक्षा ग्रहण करने की। उसमें आपका जो है कि फीमेल और मेल दोनों ही आते हैं, तो ऐसे विद्यालयों को समावेशी कहते हैं। तो पूछ रहा है बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वहां पे? लचीली, निरंतर, भागीदारीपूर्ण, या उक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस चलनी भी चाहिए, और कोऑपरेटिव भी होनी चाहिए बच्चों के सहयोग से। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने और विद्यार्थियों की उपलब्धि, निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित कहलाता है। तो असेसमेंट का कौन सा मेथड होगा ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, रचनात्मक आकलन। क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर हम 18 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है? संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। किस लिए करते हैं? तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों और गत्यात्मक क्रिया द्वारा,
टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा या नैतिक निर्णय द्वारा। तो जब आपसे क्वेश्चन में ही कह दिया कि बच्चा संवेगी और गत्यात्मक अवस्था में है, तो जाहिर सी बात है इसी से संबंधित क्रिया करेगा, तभी तो वो अपने वातावरण को समझ पाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग, जैसे आप बच्चों को सुनते होंगे कि हम अपनी गैंग के साथ घूमने गए थे, अपनी गैंग के साथ खेल रहे थे, यानी मित्र मंडली के लिए ही ये वर्ड यूज किया गया है। तो किस अवस्था में होती है ये? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। जब बच्चा सामान्यतः 7 से 12-13 वर्ष का होता है, तो उस समय वो अपनी ग्रुपों की या अपनी जो मित्र मंडली होती है उसको वो गैंग वर्ड से यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टुवर्ड्स अ लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, टुवर्ड्स अ ह्यूमन एंड एनालाइटेड सोसाइटी, या लर्निंग टू बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये इसका यूनेस्को का थीम था एजुकेशन रिपोर्ट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो है कि एजुकेशन की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्रिएटिविटी उपागम जो होता है, जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। तो सामान्यतः इसमें टीचर के गाइडिंग की भूमिका होती है, मित्र की भूमिका या मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, और सारा का सारा सेंटर बच्चे के ऊपर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। अधिगम प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से, दूसरों के संप्रेषण से, या सभी? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी क्रियाओं के द्वारा अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब प्रभावित सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नॉम चॉम्स्की, वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि भाषा से संबंधित जो है कि सिद्धांतों का विकास नॉम चॉम्स्की के द्वारा ही किया गया है मुख्य रूप से, इसलिए 23 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 24। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, समावेशी शिक्षा। अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया था कि समावेशी एजुकेशन का क्या मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, PWD अधिनियम 1995, PWD अधिनियम 97, PWD अधिनियम 1992 और PWD अधिनियम 1990, जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, अर्थात फिजिकली रूप से डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित जो अधिनियम है उसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 1995। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कौन सा पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? कौन सा पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? तो 26 का हो जाएगा 26 का डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर जो है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। गरीब घर की लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं, लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। क्या ये कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं या असत्य हैं? तो अगर हम गरीब घर में देखें तो सामान्यतः जो है कि वहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि लड़कियों को जो है कि प्रेफरेंस कम दी जाती है। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में लड़कों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए गरीब घर के जो परिवार होते हैं वो कहते हैं कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, थोड़ी बहुत शिक्षा ले लिया है, अब अपने ससुराल जाना, वहीं पर सारा घर बार देखना है। और अपने घर में जब तक वो रहती है तो छोटे भाई बहनों की सेवा करते हैं, जिससे माता और पिता दोनों ही मजदूरी कर सके और पैसा कमा सकें। तो ए और आर दोनों ही सही है, इसलिए 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला बताइए।
आइए तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए मेंटल एज बट ए क्रॉनिकल एज इंटू 100, तो मेंटल एज कितना दे रहा है आपको 12 दे रहा है, और क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु कितना दे रहा है आपको 10 दे रहा है। और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 12 की गुणा जब हम 10 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसलिए 28 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। कभी कभी पेपर में इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, MA/CA इंटू 100। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो ओरल एग्जामिनेशन लिया जाता है, एक तरीके से टेस्ट लिया जाता है एक तरीके से, तो उसमें क्या उसका उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह और लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। और हम इसी सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? क्लास 3 के बच्चे के लिए पूछा जा रहा है। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि। तो देखिए क्लास 3 का बच्चा ना तो लाइब्रेरी में जा सकेगा, ना उसको लेक्चर समझ में आएगा। या तो अपने ग्रुप में डिस्कशन करेगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें बातचीत करेगा, कहानी सुनेगा, या फिर वो क्रिएटिविटी कर सकता है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, कि हर एक बच्चे को आप क्रिएटिविटी दे दीजिए तो उसमें वो बच्चे व्यस्त हो जाएंगे। तो ये थे आपके टॉप 30 MCQs जो आपके रीट ओरिएंटेड जो है कि बनाए गए हैं, और इसी के साथ साथ यूपी टेट, बिहार टेट, सी टेट वगैरह सभी टेटों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली सीरीज के साथ जल्दी ही आपके साथ, और हम इसी तरीके से मैथ यानी गणित के और एनवायरनमेंट स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश के भी जो है कि प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। अगर इसी प्रकार के आप सेट हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।